नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2016 का यूपीएससी का सी सेट का पेपर लेके आया हूँ और इसमें रीजनिंग के किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उन पे आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ में। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसपे नॉमिनल चार्ज में हमने सारे कोर्स जो है रिकॉर्ड कर रखे हैं, नॉमिनल चार्ज पे रिकॉर्ड कर रखे हैं और ये आप ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये था बेटा रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण और रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल था और इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि भाई क्लास है और क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं टोटल। और आपसे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से दुगनी है। ठीक है, तो आप पूरी क्लास देखो। 60 क्लास में विद्यार्थी हैं, गर्ल्स और बॉयज़। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, इसका मतलब 2:1 में इसको डिवाइड करना है। 2:1, 60 का 2:1, 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। ये पंक्ति बना दी मैंने क्लास की। कह रहा है कि कमल जो है ऊपर से 17वें स्थान पर है। यहाँ से लिया मैंने कमल और कमल का नंबर है 17वां। 9 लड़कियां कमल से पहले बैठी हैं, तो 9 लड़कियां कमल से पहले बैठी हैं। तो लड़कों लड़कों में कमल का स्थान मुझे निकालना हो तो इन लड़कियों को हटाना पड़ेगा। तो 17 में से 9 हटा दूंगा तो लड़के बचेंगे बेटा 8। अगर मुझसे पूछा जाता ऊपर से लड़कों में कमल का स्थान कितना है तो अपना आंसर आता कि साहब 8 है। पर ऐसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा गया है तो कमल के बाद में रैंक कितने लड़के हैं, तो रैंक में कितने लड़के हैं, कमल के बाद कितने लड़के और बैठेंगे ये पूछा गया है। तो लड़के थे कितने, 20 लड़के थे और कमल लड़कों में कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कितने लड़के और हैं जो कमल के बाद बैठे हैं। तो बेटा 20 में से 8 घटा दीजिए, 12 लड़के जो हैं वो कमल के बाद बैठेंगे। करेक्ट आंसर आएगा 12। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि कमल का लड़कों में नीचे से स्थान कितना है। अगर दूसरी तरफ से कमल का स्थान इसमें पूछता तो फिर +1 और करना पड़ता, तो फिर आंसर आता 13। फिलहाल ये पूछे कितने लड़के और बैठेंगे तो 12 और बैठेंगे। अगर ये पूछता कि लड़कों में नीचे से कमल का स्थान कितना है तो फिर +1 और करते, फिर उत्तर आता 13। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, 74 नंबर का एग्जाम्पल था 16 का जो पेपर था उसमें। ये 24 नंबर का एग्जाम्पल था, ये डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण से एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है सुनो। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा है जहां पर सभी लड़के लड़कियां उत्तर दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। ग्रिड का मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है, ग्रिड बनाती हैं। तो एक काम करते हैं, ग्रिड बना ही लेते हैं। ठीक है, ग्रिड की बात कर रहा है तो ग्रिड बेटा बना ही देते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सड़कें एक दूसरे के समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब ये दूरी भी 1 किलोमीटर है और ये दूरी भी 1 किलोमीटर है, ऐसे कहना चाहता है। ठीक है, आगे लिखा है वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर में जाता है और 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है और 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ठीक है भाई, मैं गाड़ी चलवा रहा हूँ इससे, देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ से गाड़ी चलाता है ये। ठीक है, तो 3 किलोमीटर तो सबसे पहले नॉर्थ उत्तर में गया, 1 2 3, 1 1 1, 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर पश्चिम में, लो बेटा देख लो, 1 1 1, 3 किलोमीटर पश्चिम में। क्लियर है, कलर दूसरा ले ले। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। 3 किलोमीटर तो उत्तर में और 3 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद में 4 किलोमीटर दक्षिण में, 1 2
3 4, 1 1 1 1 4, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से चला यहाँ पर आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखो आगे कौन सा मार्ग उसे उसके प्रारंभिक स्थान पर वापस ले जा सकेगा यदि वह उसी मार्ग पे दोबारा ना चले। इसी मार्ग पे दोबारा नहीं चलना है, वापस से वहीं जाना है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, वापस से यहाँ जाने के लिए पूरब में चलना पड़ेगा 1 2 3, पूरब में चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर और उत्तर में चलना पड़ेगा बेटा 1 किलोमीटर। उत्तर में चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर, जब ही प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच सकता है ये। ऑप्शन की बात करें, 3 किलोमीटर ईस्ट देन 2 किलोमीटर साउथ, नहीं। 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ, हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो ये पहले तो गया था आपके पहले तो गया था नॉर्थ उत्तर में, उसके बाद वेस्ट पश्चिम में 3, फिर साउथ दक्षिण में 4 गया था, और यहाँ से फिर सीधा इसको यहाँ भेजना है। तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए सबसे पहले तो ईस्ट चलेगा पूरब में 3, 1 1 1, और 1 चलेगा नॉर्थ उत्तर में। ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर का एग्जाम्पल पूछा गया था ये, और क्या कह रहा था सुनिए। ए जो है वो अंगूर और अनानास खाए हैं ए ने जो है ग्रेप्स खाए हैं और पाइनएप्पल खाए हैं, ठीक है भाई। तो कौन थे ये, ए ने एक तो ग्रेप्स खाया है, एक पाइनएप्पल खाया है, ठीक है। बी ने अंगूर और नारंगियाँ खाई हैं, बी ने एक तो ग्रेप्स खाए हैं और एक ऑरेंज खाए हैं, ठीक है। बी की बात कर रहा था, एक तो ग्रेप्स खाए हैं एक ऑरेंज खाए हैं, और सी ने एक तो ऑरेंज खाए हैं और एक पाइनएप्पल खाए हैं और एप्पल भी खाए हैं, ठीक है। ऑरेंज, पाइनएप्पल और एप्पल। डी जो है वो ग्रेप्स खाता है, एप्पल खाता है और पाइनएप्पल खाता है। डी जो है ग्रेप्स खाता है, एप्पल खाता है, पाइनएप्पल खाता है, ठीक है, ये खाए हैं। बी और सी बीमार पड़ गए, बी और सी है जो वो हैं वो बीमार पड़ गए हैं। तो कहाँ हैं बी और सी, बी और सी दोनों बीमार पड़ गए हैं। उपयुक्त कथन पे प्रकाश डालें, बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है। इन दोनों में बेटा कॉमन चीज़ देखनी है। कॉमन चीज़ जो दोनों ने खाई हैं जब भी बीमार ये होंगे, और कॉमन चीज़ है ऑरेंज। तो नारंगियाँ जो हैं इन्होंने खाई हैं, ये बीमारी का प्रमुख कारण माना जाएगा। करेक्ट आंसर आप देखे आएंगे डी ऑप्शन। ये बहुत आसान था, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि देश में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो बढ़ रही है देश में, ये बात भी सही है। अगला, देश में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है, ठीक है। तो मृत्यु दर है, जन्म दर मतलब ज्यादा हो रही है, और मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है, कहना ये चाहता है, ठीक है। अगले में, देश में जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। जन्म दर जो है मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। अच्छा, ये बात भी कर दी अब उसने। आगे लिखा है, देश में नियमित रूप से ग्राम नगर प्रवसन हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा एक सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, यानी चारों में से ज्यादा सही जो है वो उसका पता करना है, कौन सा हो सकता है इन कथन को देखकर। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट में कह रहा है, ग्राम नगर प्रवसन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ऐसा कहीं ऊपर लिखा नहीं है, इसलिए फर्स्ट जो है वो तो आंसर हो नहीं सकता, फाइनल है ये तो। सेकंड निष्कर्ष पे आते हैं कि केवल मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ऐसा कहीं क्लियर है क्या, केवल मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या दर बढ़ रही है? नहीं,
ये भी क्लियर नहीं है, तो ए और बी तो फाइनल है, होगा नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी, इनमें से कुछ ना कुछ आंसर होगा, इन पे भी विचार कर लेते हैं। सी में कह रहा है कि केवल जन्म दर वृद्धि होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। जन्म दर में वृद्धि होने के कारण, जन्म दर देखो थर्ड पॉइंट जो है वो जन्म दर में मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। इस पॉइंट को, सेकंड और थर्ड पॉइंट को पढ़ें तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन, डी में कह रहा है मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो यहाँ पर देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट हुई है, इस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर जो है बढ़ रही है। तो इन चारों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो है उत्तर होने की संभावना नहीं हो सकती है। उत्तर होने की संभावना जो होगी वो किस में होगी? फोर्थ में। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? फोर्थ नंबर का आएगा। ये 8 नंबर का एग्जाम्पल था। 11 नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है देखो, यहाँ कह रहा है 50 संकाय सदस्य थे, टोटल 50 थे बेटा, जिनमें से 30 पुरुष है, 50 संकाय सदस्य थे, 30 तो पुरुष हैं बेटा, और महिला जो होंगी वो 20 होंगी। कोई भी पुरुष संकाय सदस्य संगीत नहीं जानता है। पुरुष जो है वो संगीत नहीं जानता है, ये क्लियर कर दिया है। संकाय सदस्य तो है पुरुष, पर वो संगीत नहीं जानता है, ऐसे कह रहा है। लेकिन अनेक स्त्रियां संकाय सदस्यों को संगीत की जानकारी थी। मतलब स्त्रियां जो थी वो संकाय सदस्य थी, पर उनको संगीत की जानकारी अनेक को थी। इसमें ये नहीं लिखा है कि सभी स्त्रियों को जानकारी थी, इनमें से कुछ को जानकारी थी, अनेक को जानकारी थी। ठीक है। उस संस्था के अध्यक्ष ने लॉटरी द्वारा 6 संकाय सदस्यों को चाय पार्टी पर बुलाया है। टोटल 6 को बुलाया है। संकाय सदस्य बेटा 50 की 50 है, 50 में से 6 को बुलाया है। ठीक है। आपसे कह रहा है पार्टी के समय ये पता चला कि कोई भी सदस्य संगीत नहीं जानता है। संगीत नहीं जानता है, जो 6 बुलाए थे उनमें संगीत नहीं आता है उनमें उनको। अब बेटा संगीत नहीं आता है तो यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि कितनी महिलाएं संगीत जानती हैं, कितनी नहीं जानती हैं। और संगीत नहीं जानता था पुरुष, ये तो फाइनल है। पर आपसे पूछ रहा है कि पार्टी में मात्र पुरुष संकाय सदस्य ही थे, ये क्लियर हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि महिलाएं भी हो सकती हैं। महिलाओं में से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो संगीत जानती थी, और कुछ महिलाएं ऐसी थी वो संगीत नहीं जानती थी। अगर मुझसे जानकारी क्लियर कर देता कि इतनी महिलाएं 20 में से संगीत जानती हैं या इतनी महिलाएं संगीत नहीं जानती हैं, तो मैं अपना आंसर दे सकता था। पर पहला ऑप्शन जो है इस जानकारी के आधार पर क्लियर नहीं है, इसलिए एक तो होगा नहीं। पार्टी में केवल वही स्त्री संकाय सदस्य सम्मिलित थी जो संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, संकाय सदस्य में संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। बेटा पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है इसमें क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं होने के कारण बी ऑप्शन को भी 100% में सही नहीं बोल सकता हूं। पार्टी में सम्मिलित संकाय सदस्य पुरुष तथा स्त्री दोनों थे, ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि जानकारी इसमें पूरी है ही नहीं है। कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, क्या थी क्या नहीं था, मुझे इसमें क्लियर जानकारी नहीं है। इस पे सी ऑप्शन भी नहीं दे सकते। लिंग संयोजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है पार्टी के, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो है वो पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति में आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल था, और ये सिटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम्पल पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी के रूप में, आंकड़ों की पर्याप्तता के रूप में पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक कुर्सी की सम दूरस्थ हैं, टोटल 5 लोग हैं। सर्किल में 5 के लिए बना रहा हूँ, 2 4 और 1 5। राइट का बेटा लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, फाइनल है। आपसे कह रहा है डी बी के बगल में बैठता है, बी ए के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, स्टार्टिंग में सी ए के बगल में बैठता है, सी जो है वो ए के बगल में बैठता है। यहाँ बैठा देता हूँ। ए डी से 2 सीट का अंतर पे बैठा है, ए डी से 2 सीट अंतर पे बैठा है, तो डी को यहाँ मिला दूँ, 1 और 1 2 सीट अंतर पे। इधर से भी बैठा सकते थे,
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से बैठाइए चाहे इधर से बैठाइए, आंसर फाइनल है, जो आना है वही आएगा। अगला क्या लिख रहा है बेटा, बी ए के बगल में नहीं बैठता है, बी की यहाँ मनाए, यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, पर यहाँ कौन बैठेगा बेटा, ई बैठेगा। ये बन गया सर्किल। सर्किल में कौन सी बात सही है, डी बी के बगल में बैठता है, क्या डी बी का पड़ोसी है, हाँ जी है। पहली बात तो डायग्राम को देख के, सर्किल को देखकर बिल्कुल सही बैठ रही है। सेकंड, ई ए के बगल में बैठता है, क्या ई ए का पड़ोसी है, हाँ जी, ये बात भी सही है, सेकंड वाली बात भी यहाँ पर सही बैठ रही है। पर तीसरे में कह रहा है डी और सी के बीच में 2 सीटों का अंतर है, डी और सी के बीच में 2 सीट का अंतर है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, केवल फर्स्ट और सेकंड वाला सही है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है और आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड, बी ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा मतलब ट्रैकिंग पर जाएंगे, या तो हम पिकनिक पर जाएंगे या हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ऑप्शन यही है। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो इस दावे को झुठलाता है, ये जो है वो सत्य है तो इस दावे को कौन सा झुठलाता है, ये पूछ रहा है। पहला, हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते, गलत, दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, तो ये झुठला नहीं सकता इस बात को। सेकंड, पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी गतिविधियों का स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता है, ये कोई जानकारी नहीं है मेरे पास में, गलत। हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते, ये भी गलत है, क्योंकि भैया या तो दुर्गम यात्रा पे जाएगा या पिकनिक पे जाएगा, तो इस दावे को ये झुठला नहीं सकता, सी ऑप्शन। डी, हम ना तो पिकनिक पर जाते हैं ना दुर्गम यात्रा पे जाते हैं, हाँ, ये जो डी ऑप्शन है इस बात को झुठला रहा है। क्यों, क्योंकि कथन में कह रहा है या तो हम पिकनिक पर जाते हैं या हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे, पर डी ऑप्शन में कह रहा है ना तो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं ना पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये इस दावे को झुठला रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी। करेक्ट आंसर यहां पर देके आएंगे डी ऑप्शन, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिएगा और उसमें सारे पेपर, ट्रिक, बेसिक, पीडीएफ, क्लास नोट्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, स्टोर में जाना है आपको, स्टोर में सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है बेटा, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, फोटोग्राफी, नौका विहार, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी, बागवानी। बागवानी वाला दल हर दूसरे दिन एकत्रित होता है, इलेक्ट्रॉनिकी वाला हर तीसरे दिन, शतरंज वाला दल हर चौथे दिन, नौका विहार दल हर 5वें दिन, फोटोग्राफी दल हर 6वें दिन। ठीक है भाई, तो 180 दिनों में सभी दल एक ही दिन कितनी बार एकत्रित होंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसा प्रश्न हमेशा बेटा एलसीएम पे सॉल्व होता है। किस पे सॉल्व होता है, एलसीएम पे। क्या तरीका है देखो, दिनों का एलसीएम लेना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन, इन सब का लेना है बेटा एलसीएम। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा, सॉरी 60 आएगा, 60 आएगा। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 180 दिन के अंदर की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 180 में एलसीएम का भाग लगा के पता कर सकते हैं कि सारे समूह एक ही दिन कितनी बार मिलेंगे। तो 180 में एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 60 आ रहा है, भाग लगा के पता कर सकते हैं कितनी बार, तो सही उत्तर आएगा बेटा 3 बार। तो 180 दिनों के अंदर सभी दल एक ही दिन कितनी बार एकत्रित होंगे, 3 बार एकत्रित होंगे। तो ऐसे प्रश्न हमेशा किस पे सॉल्व होते हैं, एलसीएम पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिनों का एलसीएम लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन, सबका एलसीएम आ गया 80। 180 दिन की बात कर रहा था, 180 में एलसीएम का भाग लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, हाँ जी, एक पेड़ पर मधु रस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं,
और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। ओके, यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। अच्छा, यदि दो मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाएं तो एक फूल छूट जाता है। फूल और मधुमक्खियों की संख्या को कौन सा दर्शाता है? ठीक है, पहले फूल फिर मधुमक्खी। ये बेटा दो फूल बना दूं मैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। अगर दो फूल होते तो एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठे तो एक मधुमक्खी छूट जाती है, एक 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 छूट गई। और दो दो बैठे हैं और आगे दो दो मधुमक्खियां बैठे हैं प्रत्येक फूल पर, तो एक फूल छूट जाता है। तो दो मधुमक्खी तो चार तो बात बैठेगी नहीं। तो बेटा ए ऑप्शन पे तो बात सही नहीं बैठ रही है, दो फूल पे तो बात सही नहीं आ रही है। तीन फूल दो मधुमक्खी, तीन फूल दो मधुमक्खी, ये भी बात पूरी नहीं होगी। तीन फूल चार मधुमक्खी, ये बेटा फूल बना दिया। चार मधुमक्खी, चार मतलब एक एक करके बिठाऊंगा तो एक छूटेगी, सही बात है। और अगर ये फूल बना दिए, दो दो करके बिठाऊंगा तो एक फूल छूट जाएगा। हाँ, ये बात सही हो गई। दोबारा देख लो एक बार, क्या कंडीशन थी इसकी? फूल है मेरे पास बेटा तीन, मधुमक्खी हैं चार। अब अगर एक एक बैठाओगे तो एक मधुमक्खी छूट जाएगी प्रत्येक फूल पे, बात सही बैठ गई है। और दो दो मधुमक्खी बैठाओगे तो एक फूल छूट जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी चार थी फूल तीन थे। तो ये बात जो समर्थन कर रही है वो तीन फूल और चार मधुमक्खी पे बात पूरी जो है वो होने वाली है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है और ये पजल टेस्ट का एग्जाम्पल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, दल में पांच व्यक्ति हैं, पांच के नाम हैं बेटा पी क्यू आर एस टी। ठीक है, और इनके व्यवसाय दे रखे, अविवाहित विद्यार्थी, पुरुष महिला, मेल फीमेल की लिस्ट और बनेगी बेटा इसमें। और एक इनके व्यवसाय, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आंखों के सामने ये पजल टेस्ट का एग्जाम्पल है पहेली परीक्षण का, और इसमें मैंने आपके सामने जो है वो लिस्ट बना दी है। और अब इस तरीके से क्या क्या कह रहा है उनके हम आंसर देंगे। पहला क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि पी और एस अविवाहित विद्यार्थी हैं। पी और एस अविवाहित विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी और विद्यार्थी। ठीक है, टी एक पुरुष है जिसका विवाह दल के एक सदस्य से हुआ है, दल के एक सदस्य से हुआ है। टी एक मेल है और इसकी शादी किसी एक से हुई है। ठीक है, करेंगे अभी। क्यू पी का भाई है, क्यू जी जो है मेल है और किसका भाई है? पी का भाई है, पी का भाई है, क्यू पी का भाई है। और वह ना तो चिकित्सक है ना ही कलाकार है। तीन ही व्यवसाय बचे हैं। चिकित्सक कलाकार नहीं है तो वकील होगा बेटा, वकील होगा ये। ठीक है, और आर चिकित्सक नहीं है, आर चिकित्सक नहीं है तो बेटा कलाकार होगा। और ये चिकित्सक हो गया। ठीक है, ये इनका मेल फीमेल पता नहीं है, विद्यार्थियों का मेल फीमेल पता नहीं है ना। और क्या प्रश्न पूछ रहा है अब जरा देख लेते हैं। आर की पोजीशन ये मेल है, ये भी मेल है, और ये लिखा है विवाहित सदस्य से हुआ है, एक से शादी हुई है। इसकी शादी इनसे तो हो नहीं सकती है, मेल फीमेल पता नहीं है, तो इसी से होगी बेटा, ये फीमेल बना देते हैं अपन। चलिए प्रश्न क्या क्या पूछे हैं उन पे एक बार हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से, पहला प्रश्न पूछ रहा है इनमें से चिकित्सक कौन है। तो बेटा चिकित्सक जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? टी है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन टी। हु इज द डॉक्टर?
चिकित्सक कौन है? तो आंसर आएगा टी। अगला प्रश्न है कलाकार कौन है? आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट की बात करें बेटा कलाकार की, तो यहां पर जो कलाकार आ रहा है वो आ रहा है आर। तो कलाकार जो है वो है आर। आपसे कह रहा है हु इज द पति पत्नी जो है वो कौन है आर की? पति पत्नी मेल फीमेल क्लियर नहीं है, तो आर की पति पत्नी कौन सी हो सकती है? आर की बेटा शादी हमने किससे कराई थी? टी से, क्योंकि टी जो है विवाहित दल का एक सदस्य था और वो मेल था, तो इसकी शादी जो है वो किसके हो सकती है? टी से। तो करेक्ट आंसर आएगा टी। ठीक है। और हु इज द लॉयर? वकील कौन है इनमें से? वकील की जो कंडीशन है वो क्यू है बेटा, वकील जो है वो क्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष है? निश्चित रूप से पुरुष जो आ रहे थे बेटा, एक तो क्यू था, एक टी था। क्यू और टी में से यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर जो आएगा वो क्यू आएगा। ये सारे के सारे आंसर आ चुके हैं इसके। 15, 16, 17, 18, 19 ये प्रश्न पूछे थे। अगला प्रश्न अलग ही है, तो एक बार ये ग्राफ देख लो आप। तो विद्यार्थियों का मेल फीमेल क्लियर नहीं हुआ था और सारी कंडीशन जो थी वो क्लियर थी। आगे अब देखिए, पूरी क्लास सुनो। यहाँ पर लिखा है कि एक कक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होती है और दोपहर के 2:27 पे जो है वो समाप्त होती है। ठीक है भाई, 2:27 पे समाप्त हो रही है। तो देखो बेटा, 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 2:27 पे समाप्त होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बीच में जो घंटे हैं वो 3 घंटे हैं और 27 मिनट हैं। ठीक है। और 3 घंटे 27 मिनट का मतलब है 207 मिनट है टोटल मिलाकर। इस अवधि में टोटल कह रहा है कि 4 समान अवधि के पीरियड हैं। टोटल क्लास कितनी है? 4। और कंडीशन ये है कि प्रत्येक क्लास से पहले बाद में 5 मिनट का विश्राम समय दिया जाता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए, या फिर हर क्लास के बाद में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो एक काम करते हैं बेटा, टोटल ब्रेक कितने हुए हैं जरा ये देख लेते हैं। 5 मिनट का यहाँ, 5 मिनट का यहाँ, 5 मिनट का यहाँ, मतलब टोटल ब्रेक मिलेंगे 15 मिनट के। ये बच्चे 207 मिनट के लिए आए थे पढ़ने, 15 मिनट का ब्रेक मिल गया, इनकी पढ़ाई हो गई 192 मिनट की। और क्लास थी बेटा 4। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पीरियड कितने अवधि का होगा। तो 15 मिनट जो ब्रेक के थे वो हटा दीजिए, 192 मिनट की क्लास हैं, 4 चौक 16 और 48 मिनट। तो प्रत्येक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का होगा? 48 मिनट का होगा। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ऐसे होगा। तो पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे आ रहा है, 27 नंबर का एग्जाम्पल है। और क्या पूछा था, क्या बात करेगा वो देखते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है 4 मित्र हैं ABCD, एक पुल को पार करना है। पुल एक समय में एक से अधिक 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं, ये शर्त है बेटा। ठीक है, 2 व्यक्ति पुल पार कर सकते हैं और रात का समय है तथा उसके पास केवल एक लालटेन है। ओके। पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। ये फाइनल है बेटा, लालटेन जाएगी। एक साथ चलने वाले 2 व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्तियों की चाल से चलना होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। पुल पार करने के बाद 2 व्यक्तियों में से ज्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवाएगा, ये शर्त है। ठीक है। लालटेन सहित वापस लौट आएगा। ओके, ठीक है। आगे कह रहा है तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है।
ओके, आखिरी वाले को बिना लालटेन के पुल पार करना है। ठीक है, ठीक है। पुल पार करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है। ए जो है 1 मिनट का समय लेता है, ठीक है बेटा। बी 2 मिनट का समय लेता है, सी 7 मिनट का और डी 10 मिनट का समय लेता है। चारों मित्रों द्वारा पुल पार करने के लिए कुल कितना न्यूनतम समय आवश्यक है? भाई साहब, ये सॉल्व करने के लिए अब देखो, धीमे जो चलता है वो तेज वाले के साथ जाएगा। तो यहाँ बेटा पुल बना देता हूँ, सारी कहानी अलग। ये बेटा, ठीक है, सबसे पहले ए जो है वो डी के साथ भेज दो बेटा। ए को किसके साथ भेज दो? डी के साथ भेज दो। यहाँ से ए डी के साथ आ गया, 10 मिनट तो बेटा डी को पार कराने में लगी, 1 मिनट वापस गया, है ना। तो कह सकता हूं मैं 11 मिनट लगे, 1 मिनट वापस गया है, 10 मिनट पार कराने में लगे। अगली बार बेटा ये पकड़ के ले आया है अपने साथ सी को। अगली बार किसको पकड़ के ले आया है? सी को पकड़ के ले आया है। अगली बार जब सी को पकड़ के ले आया है तो इसके साथ धीरे धीरे चलेगा बेटा। 8 मिनट तो ये लगे, 7 मिनट तो सी को पार कराने में, 1 मिनट वापस आने में, 8 मिनट यहाँ लगेंगी इसको। अब कौन बचा है बेटा? बी बचा है। चल बी को भी ले आओ, बी को भी ले आते हैं अगर, है ना। एक इसको ले आता है, बी को ले आता है। बी को अगर ला रहा है तो बी को लाएगा तो 2 मिनट तो बेटा बी के पार कराने में और 1 मिनट वापस जाएगा, है ना। 1 मिनट वापस जाएगा। ठीक है, 1 मिनट वापस जाएगा और 1 मिनट लालटेन को छोड़ के वापस आएगा। तो 2 मिनट में तो पार करवाया पुल बी को, वापस गया, लालटेन रखी, वापस आ गया। तो मतलब 2, 3, 4, सही है, 4 मिनट। तो आपसे पूछा है बेटा कि कितने न्यूनतम समय कितने मिनट का है, जोड़ लो इनको, 12 और 11, 23 मिनट न्यूनतम समय इनको लगेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आएगा आपके ए ऑप्शन। ठीक है भाई। तो ये पुल पार करने में न्यूनतम जो समय की आवश्यकता है वो 23 मिनट की आवश्यकता है। अगला प्रश्न क्या है, देखें। यहां पर लिख रहा है बेटा कि धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितना उस संख्या के विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, जितने विद्यार्थियों की संख्या है उतना दान में देता है रुपए। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपए अतिरिक्त देने पर कुल 443 रुपए एकत्रित हुए हैं। अच्छा, 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पर 443 रुपए एकत्रित हुए हैं, 441। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? अरे, जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए देना है। एक व्यक्ति ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे तो उन 2 को हटा दो। तो 441 तो मैं जानता हूं कितने का स्क्वायर है, 21 का। तो विद्यार्थी कितने थे बेटा? 21 रुपए दे रहे थे जब भी 441 हुए। एक व्यक्ति ने एक्स्ट्रा रुपए दिए जब भी वो 443 हुए। तो उस कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? 21। करेक्ट आंसर आएगा 21। ऐसे होगा ये तो आसान था। अगला, चलो साहब 30 नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या कहना चाहता है ये प्रश्न, समझते हैं। आपसे कह रहा है कि अनीता की गणित की परीक्षा 70% समान अंक के थे। ठीक है बेटा, 70 टोटल थे। ठीक है, अब 10 जो थे वो अर्थमेटिक के थे, 70 में से 10 जो थे वो अर्थमेटिक के थे और अर्थमेटिक के थे, और 30 जो थे वो ज्यामिति के थे। ठीक है, बीजगणित ज्यामिति 20 थे, नहीं 30 थे, 30 थे आपके अलजेब्रा के।
अलजेब्रा के, और 30 थे बेटा ज्योमेट्री के। ठीक है साहब, ज्योमेट्री के थे मान लिए, तो टोटल हो गए 70। हाँ ठीक है। अब कह रहा है यद्यपि उसमें अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40 और इसके 60% प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, ये भी है क्या? तो सुनो, यहाँ कह रहा है बेटा कि इसने अंकगणित के तो 70% का आंसर दिया है। राइट आंसर 7 का दिया है बेटा। 10 का 70% 7 ही होता है। और बीज गणित में 40 का सही उत्तर दिया है, तो 30 का 40% निकाल देता हूँ बेटा। 40/100, 12 प्रश्न बीज गणित के सही उत्तर दिए बेटा। 60% ज्योमेट्री के सही दिए हैं, तो 30 का 60/100, तो 36 या 18 प्रश्न बेटा ज्योमेट्री के सही दिए इसने। ठीक है। और परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसे 60% से कम अंक थे। इनको जोड़ो सही एक बार बेटा। 30 हो गए, 37 अंक थे, 60% से कम। हाँ सही है, 60 से कम ही है। 60% से कम थे। उसे कितने और प्रश्न का सही उत्तर देने होते जिससे 60% अंक प्राप्त हो जाते? अरे 70 का 60% निकाल दो बेटा। 70 का 60%, तो टोटल मिलाकर आएंगे 7×42। 42 में से 37 घटा दो, मतलब 5। 5 प्रश्न के और उत्तर दे दे ये, तो बेटा ये 60% अंक इसको मिल जाएंगे और ये पास हो जाएगी। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, और तो क्या है। तो आपसे कह रहा है कि जिसमें 60% का प्राप्त, वो 5 अंक और, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर कह रहा है एक कक्षा में 18 लड़के हैं, बहुत लंबे हैं। यदि वे लड़कों की कुल संख्या का 3/4 है। अच्छा, लड़कों की कुल संख्या का 3/4 है, तो लड़के निकालने हैं। लड़के कितने हैं? तो इसके लिए 18 का 4/3 कर दो बेटा। 6 चौक 24 लड़के आ चुके हैं। आगे लिख रहा है कि लड़कों की कुल संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है। इसका मतलब 24 बराबर है 2/3 के। तो विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। विद्यार्थी कितने हैं? तो 24 का 3/2 कर दो बेटा। 12×3 = 36। 36 विद्यार्थी हैं, लड़के 24 हैं। आपसे पूछ रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं अब तो 36 विद्यार्थी थे, 24 लड़के थे, तो लड़कियां कितनी हैं बेटा? 12। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। देख लीजिए पूरी क्लास। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है अपना 32 नंबर का एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है या तो ए और बी एक बराबर आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। ठीक है, पहली बात लिखी है ए बी बराबर के हैं या फिर ए बी से बड़ा है। इनको मिला के लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए मोर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा बराबर है। लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, अगला है सेकंड। सेकंड में कह रहा है सी और डी एक ही बराबर आयु के हैं। सी बराबर डी के हैं। डी से सी बड़ा है। डी से सी बड़ा है। मैं मिला के लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी मोर देन इक्वल टू डी। आखिरी लाइन है तीसरी। तीसरी में कह रहा है बेटा बी सी से बड़ा है। बी जो है वो सी से बड़ा है। इन सबको मिलाकर जो इक्वेशन हम बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं? ए मोर देन इक्वल टू बी, बी मोर देन सी, सी लेस देन इक्वल टू डी। इनसे मिलाकर ये समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण पे कौन सा निष्कर्ष सही है उस पे हमें विचार करना है। पहला, फर्स्ट, ए बी से बड़ा है। हाँ जी, ए बी से बड़ा है। ए बी से सिर्फ बड़ा नहीं है, बड़ा बराबर है। मोर देन इक्वल टू है, मोर देन नहीं है, ओनली मोर देन नहीं है। इस कारण से जो ए ऑप्शन है वो गलत है।
बी और डी एक ही आयु के हैं, बी और डी बराबर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, बी ऑप्शन भी गलत है। सी, डी सी से बड़ा है। देखो डी जो है वो सी से बड़ा बराबर तो है, पर सिर्फ बड़ा सिर्फ बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। ए सी से बड़ा है, ए जो है वो सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा बराबर है, तो सी से बड़ा होगा ही, तो ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन, ए जो है वो सी से बड़ा है। ये 32 नंबर है, पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये पजल टेस्ट का एग्जाम्पल है, इसकी आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आगे आने वाले 3 पूर्णांक में निर्देश दिए हुए हैं, 6 बॉक्स हैं ए से लेके एफ तक, 6 विभिन्न रंग हैं, इनमें बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी रंग से रंगा हुआ है। बाएं से दाएं क्रम में अरेंज किया गया, आवश्यक नहीं है क्रम इसी क्रम में हो। ओके। और 6 खेल हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल। गेंद में से कोई भी गेंद रखी गई है, आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। तो इसको लेफ्ट टू राइट हमें अरेंज करना है। एक तो ये बात मेरे समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 6 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स बना लिए। और ऊपर या तो रंग रख देना या फिर इनके जो खेल हैं वो रख देंगे हम, ठीक है। अब क्या लिखा है, शुरुआत से करते हैं। यहाँ कह रहा है कि गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्स में है और वह डी बक्स में नहीं है, ठीक है। इसको लेंगे अभी थोड़ी देर में। और बक्स ए जिसमें टेनिस की बॉल है, रंग नारंगी है, वह दाईं अंत में है। दाएं अंत में ए है और इसमें टेनिस की बॉल है बेटा, टेनिस की बॉल है और रंग जो है वो उसका नारंगी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अब वह दाएं अंत से रखा हुआ है। हॉकी की गेंद ना तो बक्स डी में है ना ही ई में है, इसका ध्यान रखेंगे, बाद में लेंगे। बक्स सी जिसमें क्रिकेट की गेंद है, हरे रंग है। हॉकी की गेंद वाला बक्स ना तो नीले में है ना ही पीले में है। बक्स सी जो है वो दाईं अंत से 5वें स्थान पर है, ये क्लियर है। 1 2 3 4 5 सी। और सी के बारे में लिखा था क्रिकेट की गेंद है इसमें और रंग है इसका बेटा हरा, ठीक है। आगे लिखा है कि ना तो पीले रंग है, ये ले लिया। सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है और बी के बगल में, बी के बगल में है, बी के बगल में है सी। बी के बगल में कौन है? सी। तो बी के बगल में सी है, तो मैं बी को यहाँ रख देता हूँ और यहाँ भी आ सकता है। अभी एक बार देख लेते हैं, अगर सही नहीं बैठा तो बी को उठा के यहाँ रख देंगे अपन, ठीक है। आगे लिखा है बी में वॉलीबॉल है, एक बार लिख देता हूँ मैं, वॉलीबॉल, ठीक है। बी में वॉलीबॉल है। हॉकी की गेंद वाला बक्स गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है। वॉलीबॉल, हॉकी बीच में, गोल्फ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है कि हॉकी की गेंद ना तो डी में है ना ई में है। डी और ई में नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ मना कर देता हूँ कि डी और ई में ये तो आएगी नहीं, ठीक है। डी और ई में तो हॉकी की गेंद जो है वो आएगी नहीं, फाइनल है। अब आगे क्या लिखा है, ऊपर लिखा था गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्स में है। गोल्फ की बॉल जो है वो बैंगनी में है पर डी बक्स में नहीं है, तो डी की बेटा यहाँ भी मना है, ठीक है। इनकी मना है डी की, तो ये दोनों डी में नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है डी में कौन आएगा? ये आएगा। एक ही बचा है फुटबॉल, ये फाइनल हो गया, है ना। अब सी, ये कह रहा था कि ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसमें पहली लाइन तो ले ली हमने। हॉकी की गेंद ना तो डी में है ना ई बक्स में है। सी जिसमें क्रिकेट की गेंद है, हरे रंग, हॉकी की गेंद वाला बक्स ना तो नीले में है और ना ही पीले में है। हॉकी जो है वो नीले और पीले में नहीं है, ओके। नीले पीले में नहीं है तो एक ही रंग बचता है बेटा, आसमानी, आसमानी। और नीले पीले के लिए ये रंग बचते हैं, नीला ऑब्लिक पीला, नीला ऑब्लिक पीला,
ठीक है। नीले पीले के लिए जो बसते हैं वो यही जगह बसती है मेरे पास में। और यहाँ पर देखो ई की मना है, ई नहीं आएगा तो ई आ जाएगा यहाँ पे। और बचा कौन है बेटा, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा है, एफ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो ये पूरा प्रश्न बन चुका है हमारे सामने। और इन सभी को देखकर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज क्लियर नहीं हो रही है हमारे, कि यहाँ पर रंग जो है वो नीला पीला जो है वो क्लियर नहीं है, और सारी चीजें क्लियर हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से बक्स में गोल्फ की गेंद है। गोल्फ की गेंद है बेटा ई बैंगनी, ई बैंगनी, ये आ गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डी पीले रंग से रंगा हुआ है, एफ आसमानी से रंगा हुआ है, डी जो है पीले से रंगा हुआ है, नीले से भी रंगा हो सकता है, पीले से भी रंगा हो सकता है, और बी नीले पीले से रंगा हो सकता है पर एफ आसमानी से रंगा है, ये क्लियर है। बी नीले पीले से रंगा हो सकता है, तो इनकी तो स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए ए और सी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। पर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एफ आसमानी रंग से रंगा हुआ है। फुटबॉल किस रंग के बक्स में है, फुटबॉल बेटा यहाँ मुझे दिखाई दे रही है नीले और पीले में। फुटबॉल जो है वो नीले पीले में है, तो स्थिति क्लियर नहीं होने के कारण आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर और फिर 15 किलोमीटर पूरब और फिर 19 किलोमीटर पश्चिम में, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में, चलो चलाते हैं इसको, 12 किलोमीटर तो उत्तर में, फिर 15 किलोमीटर पूरब में, राइट हैंड पे पूरब होता है, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम में, 19 का मतलब 4 और चला दो 19, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, 15 बेटा ये हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब ये दूरी निकालनी है आपको। तो ठीक है, यहाँ से लाइन खींच दो, ये 4 है, 12 में से ये 3 है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 और 9 25, 25 मतलब 5 किलोमीटर। ऑप्शन आएगा ए, पाइथागोरस बन रही है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से होगा, बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। किसी घन क्यूब, किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे हुए हैं, उसमें समान आमाप के छोटे छोटे घनों इस प्रकार काटे जाते हैं कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा का 1/4 है। ओके, 1/4 का मतलब है चौथाई हिस्सा है, तो n बराबर 4 है। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, एक सतह रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है, जैसे कि एक सतह पर ही रंग होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। n मेरे पास बेटा 4 है, 6, 2 का स्क्वायर, 6 का 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 24। ऑप्शन दे के आओगे बी, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो, ये 59 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 61 नंबर का एग्जाम्पल है, कोडिंग डिकोडिंग का है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या है, ठीक है देखते हैं। सिस्टम, यहाँ पर देखो बेटा, एस ये रहा, एस ये रहा, वाई ये रहा, एम ये रहा, टी ये रहा, ई ये रहा, ANERRE। यहाँ पर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि साहब इस एस को आप ऐसे ही क्यों ले रहे हो, ऐसे क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, क्रम अगर एक बार लिखा होता है तो स्थिति कभी भी क्लियर नहीं होती है, जब क्रम 2 बार लिखा होता है तो स्थिति क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ए यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो एस को वहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार लिखा होता तो स्थिति क्लियर नहीं होती, 2 बार लिखा है तो स्थिति क्लियर है। यहाँ पर अगर ये 6 अक्षर होते तो 3-3 में ब्रेक कर लेता, जैसे मैंने ऊपर किया है, 6 अक्षर है तो 3-3 में ब्रेक किया है। पर यहाँ अक्षर है बेटा 8, 8 का मतलब 4-4 में ब्रेक करना है। 4-4 में कैसे ब्रेक करना है, सी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, ए इधर आएगा, आर इधर आएगा, एन इधर आएगा, टी इधर आएगा, ओ इधर आएगा और आई इधर आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो CARFNOIT, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो,
इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये है कोडिंग डिकोडिंग 61 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न क्या है, देखो अगला। ये कह रहा है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी, स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, यहाँ से गाड़ी जाएगी और यहाँ से आएगी, ठीक है। सुबह 6 बजे से चलती है ट्रेन, 6 AM से ट्रेन चलती है, ठीक है। और वह यात्रा 42 घंटे में पूरी होती है, ठीक है साहब, 42 घंटे में पूरी होती है। कितनी संख्या की रेलगाड़ी चलानी होंगी जिससे कि शटल की सेवा जारी रह सके? ओके, शटल मतलब दोनों तरफ से, ठीक है। अब यार देखो 24 घंटे, जैसे सुबह 6 बजे रेलगाड़ी चली है, तो अगली रेलगाड़ी भी सुबह 6 बजे चलनी चाहिए, और वहां से भी रेलगाड़ी जो है निश्चित टाइम पे चलनी चाहिए। सुबह ही मान लेता हूँ मैं, सुबह ही चलनी चाहिए, 6 बजे चलनी चाहिए, और कोई टाइम मान लीजिए, चलनी चाहिए पर डे के हिसाब से। तो कितनी रेलगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी? बेटा 24 घंटे से ज़्यादा होता है 42, और 24 दूनी 48 घंटे। इसका मतलब कि 2 ट्रेन तो ए से बी की तरफ जाएंगी और 2 ट्रेनें बी से ए की तरफ आएंगी, क्योंकि 48 घंटे, 48 घंटे का मतलब 2 दिन। 2 ट्रेन यहाँ से जाएंगी, जैसे सोमवार को ट्रेन गई, फिर एक बेटा मंगलवार को गई सुबह 6 बजे इधर से, ये वाली पहुंच गई, फिर वहां से 2 ट्रेनें सोमवार को मंगलवार को, ठीक है भाई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर शटल की सेवा जारी रहे पर डे के हिसाब से, तो 48 घंटे का मतलब 2 दिन, मतलब 2 रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ी ए से बी की तरफ चलेंगी और बी से ए की तरफ 2 रेलगाड़ी चलेंगी। तो कितने रेलगाड़ी की आवश्यकता है? 4 रेलगाड़ी चलनी होंगी जिससे शटल की सेवा जारी रहेगी। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 4, ऐसे होगा ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों, 49 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, ये बिंदु ओ मान लेता हूँ, और बिंदु ए पर जाता है और चलता है 5, ठीक है। और ए के बाद में फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में बी पर जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो बी पर जाता है, ये बी मान लेते हैं अपन, और दूरी मान लेते हैं 12, ठीक है। ये 90 डिग्री बन चुका है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है कितनी है। तो सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 169। तो मैं कह सकता हूँ बेटा 13 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर आएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। तो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति सीढ़ी के तल पर पहले पायदान पे खड़ा है, ठीक है साहब, और आपसे कह रहा है कि ठीक बीच वाले पायदान पर पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, चाहे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, ठीक है, तो सीढ़ी पर कितने पायदान होंगे? भाई 4 पायदान चढ़ने पड़े तो 4 ऊपर पे, सीढ़ी बीच में हो गई, तो 4 और 4 8, और एक ये, तो 9 पायदान जो हैं वो टोटल चढ़ने पड़ेंगे। सीढ़ी में कितने पायदान हैं? तो पायदान जो होंगे सीढ़ी में कितने होंगे? 9। 4 तो चढ़ रहा है ये, और 4 ही ऊपर से लेंगे 5। भाई क्या कह रहा है कि ठीक बीच वाले पायदान पर पहुंचने के लिए 4 पायदान चढ़ने पड़ेंगे, तो 4 चढ़ने पड़ेंगे, तो 5 में पे तो ये पायदान बीच का होगा, ऊपर से भी 4 होंगे, तो 4 और 4 8, और एक पायदान बीच का, तो टोटल पायदान की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ये बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि जब 3 मित्र हैं ABC, मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न रंग ऊपरी पोशाक पहन रखी है। ओके, पोशाक जैकेट, स्वेटर और टाई है, नीला, सफ़ेद और काला। और सरनेम जो हैं रिवरो, कुमार और सिंह हैं, ठीक है। तो एक तो नाम लिख लेते हैं अपन, ABC। सबसे पहले एक तो लिस्ट बनेगी बेटा पोशाक की, पोशाक की लिस्ट बनेगी, और एक सरनेम, एक रंग, ओके, एक रंग भी बनेगा, रंग और एक सरनेम, ठीक है। ये लिस्ट जो है वो हमें बनानी पड़ेंगी इसको भरने के लिए।
तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। क्या क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले कह रहा है बी ना तो बी ने ना तो रिबरो और ना ही सफेद रंग की स्वेटर पहन रखी है। ओके, बी की मना है, सफेद रंग की स्वेटर जो है नहीं पहन रखी है। सी ने टाई पहन रखी है, पोशाक सी की हो गई बेटा टाई। और बी स्वेटर नहीं पहनेगा, तो स्वेटर कौन पहनेगा? ए स्वेटर, ठीक है। और बी ने ना ही रिबरो, ना तो बी और ना ही रिबरो सफेद स्वेटर पहनता है। ये रिबरो में नहीं है, ये भी रिबरो नहीं है, तो रिबरो कौन है बेटा? सी, तो ये आएगा रिबरो। आगे कह रहा है सिंह की पोशाक सफेद नहीं थी। सिंह की पोशाक जो थी वो सफेद नहीं थी, चलो इसका ध्यान रखेंगे। कुमार जैकेट नहीं पहनता, तो ये बेटा जैकेट तो यहीं बची है, ये कुमार नहीं पहनता है। ये रिबरो आ गया है, तो कुमार तो ये आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा सिंह। रंगों की बात करें, रिबरो को काला रंग, बी ने ना तो सफेद रंग की स्वेटर पहन रखी है और ना ही रिबरो ने सफेद रंग की स्वेटर पहन रखी है। तो सफेद किसने पहन रखी है? ए ने, सफेद। और रिबरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है, काला यहाँ आएगा बेटा। तो बचा कौन सा रंग है, देखना एक बार। यहाँ पर रंग है नीला, नीला रंग यहाँ बचा है। लो, ये पूरी हो चुकी है। हर मित्र ने केवल एक रंग, एक ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? पहला प्रश्न फर्स्ट नंबर पे आपसे कह रहा है कि सी का कुल नाम क्या है। सी का कुल नाम क्या है बेटा? सी का कुल नाम है रिबरो। क्या है बेटा? रिबरो। ऑप्शन आएगा ए। सेकंड में कह रहा है टाई का रंग क्या है। टाई का जो रंग है वो नीला है बेटा, करेक्ट आएगा बी ऑप्शन। और स्वेटर किसने पहन रखी है? स्वेटर पहन रखी थी बेटा ए ने। स्वेटर किसने पहन रखी थी? ए ने। ये ऐसे होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये 2016 का जो पेपर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बड़ जल्दी ही मैं 2015 का, 2014 का, 2013, 12, 11, तो ये भी मैं बहुत जल्दी पेपर लेके आने वाला हूँ आपके लिए। बने रहिएगा मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।